हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सीडीपी के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला एग्ज़ाम जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2025 में होगा, जुलाई में होने की पूरी संभावना है आप लोगों का पेपर। तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में यदि छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, किसी कक्षा में जब कोई छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे बच्चों के लिए। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, या फिर सेकंड है कि कहानियाँ सुनाएंगे, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि कक्षा छोड़ देंगे, या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कि यदि कक्षा में पढ़ाई में बच्चे जो रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, यानी रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो जिससे जो बच्चे होंगे तो वो पढ़ाई में रुचि लेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और पढ़ाता है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है, तो वह क्या कर रहा है। देखिए, एक टीचर जो है तो वो कक्षा के कार्य को एकत्र कर रहा है, उसके बाद पढ़ाता है, फिर वो छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है, उसके बाद में वो और समायोजित करता है। अब देखिए वो टीचर क्या कर रहा है। सो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अधिगम का आकलन, यानी वो बच्चों के लिए अधिगम का आकलन कर रहा है, या अगला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है कि अधिगम के रूप में आकलन, या सी देखिएगा कि अधिगम के लिए आकलन, या अगला है कि अधिगम पर आकलन। तो देखिए कि जब एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उसे पढ़ाता है, फिर वो अपने छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और उसके बाद समायोजित करता है, तो वो टीचर छात्रों के लिए अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। तो 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति जो है तो ये कहाँ से की गई थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। सो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कोठरी कमीशन द्वारा, यानी 10+2+3 जो शिक्षा की योजना की संस्तुत की गई थी तो ये की गई थी कोठरी कमीशन द्वारा, या नेक्स्ट है कि मुदालियर कमीशन द्वारा, या देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि राधा कृष्णन कमीशन द्वारा, या डी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो देखिए 10+2+3 जो है ये शिक्षा योजना की संस्तुति ये की गई थी कोठरी कमीशन द्वारा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि, तो देखिए कि समावेशी शिक्षा के पीछे क्या तर्क है। तो देखिएगा ए वाला ऑप्शन दिया गया है कि समाज विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना आवश्यक है, यानी कि समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क ये है कि समाज जो है वो विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना आवश्यक है, या नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि प्रदर्शन के लिए मानक प्रत्येक बच्चे के लिए समान होना चाहिए। तो देखिए मानक जो अगर मानक कहीं भी आएगा तो मानक वर्ड जो होगा वो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो पॉजिटिव के लिए निगेटिव आंसर तो होगा नहीं। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि, तो आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव उत्तर होगा, तो मानक वर्ड जहाँ भी आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिएगा सी वाला कि हमें विशेष बच्चों पर दया करने और उन्हें सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा देनी है, विशेष बच्चों पर दया आपको नहीं करना है और उन्हें सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये निगेटिव आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला वाला
ऑप्शन नंबर डी है कि विशेष बच्चों के लिए अलग अलग स्कूलों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह लागत प्रभावी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा कि समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि समाज विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना आवश्यक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि स्कूल परिसर में बच्चे का सामाजिकरण निम्न तरीके से किया जाएगा। सो देखिएगा कि स्कूल परिसर में तो बच्चे का सामाजिकरण जो है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन देख लीजिएगा कि बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं। यानी स्कूल परिसर में बच्चे का सामाजिकरण इस तरह से किया जाएगा कि बच्चे जो हैं स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं। ये देखिए बी वाला ऑप्शन है कि बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण को आत्मसात करता है और स्कूल परिसर में संस्कृत के विभिन्न पहलुओं को सिखाता है। या नेक्स्ट है कि बच्चे खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक हो जाते हैं। या देखिए डी वाला ऑप्शन है कि उपर्युक्त तो सभी। तो देखिए इसमें कि स्कूल परिसर में बच्चे का सामाजिकरण जो है तो वो इन सभी तरीकों से किया जाएगा। यानी बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को भी अपनाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण को आत्मसात करता है और स्कूल परिसर में संस्कृत के विभिन्न पहलुओं को सीखता है, तो ये वाला भी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी वाला कि बच्चे खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक हो जाते हैं, तो ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त तो सभी, यानी ये तीनों हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति की किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। यानी कैसी बुद्धि होगी कि जो व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करेगी। सो पहला वाला ऑप्शन है कि क्रिस्टलीय बुद्धि, यानी क्रिस्टलीय बुद्धि होगी जो व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। या फिर अगला है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त यानी जो अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है कि तार्किक बुद्धि, ऐसी बुद्धि। या फिर द्रव बुद्धि। या देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि संज्ञानात्मक बुद्धि। तो देखिएगा इसमें कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि द्रव बुद्धि। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। यानी किसने जो है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए तो बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया है। तो ए वाला ऑप्शन है कि हार्वर्ड गार्डनर ने, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने जो है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया है। या देखिए बी वाला ऑप्शन है कि जीन पियाजे ने। या सी देखिएगा कि आर्थर ने। या अगला वाला ऑप्शन है कि थ्रस्टर ने। तो देखिए इसमें कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि थ्रस्टर ने। थ्रस्टर ने जो है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए तो बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समग्र विकास मूल्यांकन के निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है। सो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि निरंतर व्यापक मूल्यांकन, यानी समग्र विकास जो है तो मूल्यांकन के पूछा गया है निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है। तो ये निरंतर व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से मापा जा सकता है। यानी समग्र विकास जो है तो निरंतर व्यापक मूल्यांकन के मापन से मापा जा सकता है। या अगला है कि योगात्मक मूल्यांकन से। या नेक्स्ट है कि परिणाम आधारित मूल्यांकन से। या अगला है ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से। तो आइए देखिएगा इसमें
कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समग्र विकास मूल्यांकन के निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है। तो समग्र विकास मूल्यांकन जो है ये निरंतर व्यापक मूल्यांकन के तरीके से मापा जा सकता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि संवेगी पेशीय और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों द्वारा किस प्रकार की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। तो देखिएगा कि संवेगी पेशीय और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान जो बच्चों द्वारा किस प्रकार की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। तो पहला है कि देखभाल की, या अगला देखिएगा कि स्वार्थी की, या नेक्स्ट है कि लालची की, या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि अहंकार पूर्ण की। तो देखिए कि इसमें इस संवेगी पेशीय और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों द्वारा पूछा गया है कि किस प्रकार की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। तो इसमें होती है बच्चों द्वारा अहंकार पूर्ण की प्रकृति जो है तो ये प्रतिबिंबित होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि व्यवहार, प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच पुनरावृत्त सहयोग से सीखा जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। देखिए, व्यवहार, प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच पुनरावृत्त सहयोग से सीखा जाता है, यानी दोहराकर सीखा जा सकता है। पुनरावृत्त यानी दोहराव करके सहयोग से सीखा जा सकता है। तो यहाँ सीखने के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। आइए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि अनुकूलन सिद्धांत, या फिर नेक्स्ट है कि परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत, या देखिएगा सी वाला ऑप्शन है कि अनुकरण सिद्धांत, या फिर डी है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसमें देखिएगा कि व्यवहार, प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच पुनरावृत्त सहयोग से सीखा जाता है। अब यहाँ सीखने के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो यहाँ सीखने के अनुकूलन सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।